जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के अग्नि 5 मिसाइल के बंकर बस्टर वेरिएंट से पाकिस्तान सदमे में। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट हुआ फेल, आबादी वाले एरिया में जाकर गिरा मलबा। गुजरात एटीएस ने पकड़े AQIS के 4 आतंकी। और टर्की ने अनवील करी अपनी नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। आप सभी को ध्यान होगा कि कुछ ही समय पहले से रिपोर्ट्स आई थी कि जो भारत है वो अग्नि 5 मिसाइल के एक बंकर बस्टर वेरिएंट को विकसित कर रहा है। और ये जो अग्नि 5 पर आधारित बंकर बस्टर मिसाइल होगी ये 7500 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होगी और जिसका इस्तेमाल होगा दुश्मन पर एक डीप अंडरग्राउंड स्ट्राइक्स कंडक्ट करने के लिए। तो भारत के इस नए वेपन की चर्चा हमारे निकम्मे पड़ोसियों के वहाँ भी होने लगी है, जहाँ पाकिस्तान की एक टॉप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट का मानना है कि वे इसे भारत की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक बेहद ही खतरनाक बदलाव की तरह देखते हैं, जो कि इस क्षेत्र के नाजुक संतुलन को और बिगाड़ सकता है। और ऑपरेशनलाइज होने के बाद ये जो वेपन है ये दुनिया के सबसे पावरफुल कन्वेंशनल मिसाइल्स में से एक होगा। हालांकि भारत ने अपनी इस नई मिसाइल को लेकर ऑफिशियली कोई भी कमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट को इस बात का डर है कि भारत के इस नए वेपन के चलते उनके वहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा और उनके मुताबिक इस तरह का हथियार मिस कैलकुलेशन को उकसा सकता है, अनइंटेंडेड एस्केलेशन को बढ़ा सकता है और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को पार करके इस रीजन के बैलेंस को हिला सकता है। पर खैर, अगर इस वेपन को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के अंदर एक डर है तो वो होना भी चाहिए, वरना फिर इस तरह के वेपन को बनाने का मतलब क्या है अगर दुश्मन के अंदर इसको लेकर डर ही ना हो। बाकी अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है उनके मुताबिक अग्नि 5 पर आधारित जो ये नई बंकर बस्टर मिसाइल होगी इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर तक रहेगी और इसमें भी 2 तरह के वेरिएंट्स रहेंगे। एक होगा सरफेस टारगेट्स पर स्ट्राइक करने के लिए ग्राउंड के ऊपर डेटोनेट होने वाला, और जो दूसरा वेरिएंट होगा वो एक्सप्लोड होने से पहले अर्थ में गहराई तक घुसेगा और वहाँ पे अंडरग्राउंड जो टारगेट्स हैं उनको तबाह करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि US का GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर फंक्शन करता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत ने अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान के सभी एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया था और अब लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि यही एयर स्पेस क्लोजर 24 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड किया गया है और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से फ्रेश नोटिस भी जारी किए गए। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी भारत के भी सभी एयरक्राफ्ट के लिए अपने एयर स्पेस क्लोजर को 24 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड किया है। और वहीं पाकिस्तान ने 23 और 24 जुलाई के लिए नॉर्थ अरेबियन सी रीजन में अपनी नेवल शिप से फायरिंग के लिए नई नोटिफिकेशंस जारी किए। और जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों की ही फोर्सेस लगातार बॉर्डर्स के पास अपनी ऑपरेशन रेडीनेस को बनाए रखने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। इसी बीच एक अपडेट ये भी सामने आया कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन ये परीक्षण बहुत ही बुरी तरीके से असफल हुआ है और इस मिसाइल ने न केवल अपने टारगेट को मिस किया बल्कि इसका जो मलबा है वो बलूचिस्तान के डेरा बुगटी जिले में जाकर गिरा, जो कि नागरिक बस्तियों के बेहद ही करीब था। और इससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर तो प्रश्न उठते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा भी इससे खतरे में पड़ती है। और बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान का व्यवहार कैसा रहा है तो वो आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं। और बताया जा रहा है कि ये परीक्षण कल 22 जुलाई को किया गया था और जब ये परीक्षण फेल हुआ तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उस इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया, मीडिया को वहाँ पर जाने से रोक दिया और लोगों को घरों में रहने को कहा। और अगर ये मलबा थोड़ा सा इधर उधर गिरता तो फिर वहाँ पे कई सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। और कल के इसी असफल परीक्षण के दौरान पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में उनके एक न्यूक्लियर सेंटर के पास भी धमाका हुआ है। और ये जो डेरा गाजी खान वाला एरिया है तो इसे पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर सेंटर्स में से एक माना जाता है, या फिर आप इसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स का हार्ट भी कह सकते हैं। और अगर मिसाइल सचमुच इस सेंटर पर गिरी है तो ये एक और बड़ा हादसा हो सकता था। और बाकी जिस हिसाब से पाकिस्तान की हरकतें रहती हैं तो उसको देखकर तो यही लगता है कि किसी दिन ये अपनी मिसाइलें खुद ही पर गिरा के खुद को खत्म कर लेंगे। गुजरात एटीएस ने सुअरों के संगठन AQIS यानी कि अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो इस संगठन से जुड़े 4 सुअरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि फिलहाल अभी तक एटीएस की तरफ से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि ये जो 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए तो इनके पास से किसी तरह के वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स या कोई अन्य मटेरियल बरामद हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या ये किसी तरह की योजना को अंजाम देने वाले थे। तो फिलहाल अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्द ही इसके अन्य डिटेल्स आने की उम्मीद है। तो वो जैसे ही आती है तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। इसके अलावा गाजियाबाद से एक बेहद ही अजीब सा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस पर आरोप है कि वो कवि नगर में एक किराए के घर से फेक एम्बेसी को ऑपरेट कर रहा था। और इस आरोपी की पहचान हर्षवर्धन जैन के तौर पर हुई है, जो कि एक इलीगल या यूं कहें एक फेक डिप्लोमेटिक मिशन को ऑपरेट करते हुए वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोलविया और लोडोनिया जैसे देशों का वाणिज्य दूत या राजदूत होने का दावा करता था। और इतना ही नहीं बल्कि इसने तो अपने व्हीकल पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी लगा रखी थी और इसके पास प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो इन सभी के साथ एडिट की गई फोटोग्राफ्स भी थी।
और इसकी मेन एक्टिविटीज़ थी विदेश में काम करने के लिए कंपनीज और इंडिविजुअल्स के साथ डील्स को क्रैक करने से लेकर शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला रैकेट को रन करना। और 2011 में यही व्यक्ति इलीगल सैटेलाइट फोन्स के साथ भी पाया गया था और इसके इंटरनेशनल आर्म्स डीलर्स के साथ भी पास्ट कनेक्शंस रहे हैं। बाकी इसके पास से अलग अलग कंट्रीज़ की फॉरेन करेंसी, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स के साथ 4 व्हीकल्स, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स, 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, वो भी माइक्रोनेशंस के, विदेश मंत्रालय की सील के साथ फर्जी डॉक्यूमेंट्स, 2 फेक पैन कार्ड्स, अलग अलग कंट्रीज़ और कंपनीज़ की 34 सील्स, 2 फेक प्रेस कार्ड्स और अलग अलग कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अपने आप को जिन देशों का डिप्लोमेट होने का दावा करता था तो वो देश एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, यानी कि इसने तो देश भी फर्जी बना दिए। आज भारत सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में भारत के गगनयान प्रोग्राम के नए डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि इस मिशन के लिए जो HLV-M3 यानी कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है, तो इसकी डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्रू मॉड्यूल के लिए प्रोपल्शन सिस्टम्स और सर्विस मॉड्यूल को भी डेवलप करके टेस्ट किया गया है। इस मिशन के लिए जो क्रू एस्केप सिस्टम है यानी कि CES, तो उसके लिए 5 टाइप के मोटर्स को डेवलप करके उसकी स्टैटिक टेस्टिंग की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किए गए हैं और भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लॉन्ग टर्म विजन को शेयर करते हुए बताया गया है 2035 तक भारत का लक्ष्य है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, जो कि BAS यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, और 2040 तक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लैंड करवाना। बाकी इसके अलावा आज 23 जुलाई को इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से दूसरी स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नाम है समुद्र प्रचेत, तो उसे भी लॉन्च कर दिया गया है और इस वेसल को बनाने में 72% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि Squadron.in पर कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल चल रही है, जिसमें आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में कारगिल से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं। तो Squadron.in पे जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्पुतनिक इंडिया के साथ बातचीत में भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर फर्म इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO की तरफ से बताया गया कि उनका टारगेट है भारत में बनने वाले इस AK-203 के लिए 2026 तक एक्सपोर्ट डील को अचीव करना। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि टर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को अनवील किया है, जिसका नाम है टाइफून ब्लॉक 4, और इसे 22 जुलाई को इस्तांबुल में आयोजित IDEF इवेंट के दौरान अनवील किया गया है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 800 किलोमीटर तक बताई गई है और ये हाईली मैन्यूरेबल मिसाइल है जो कि दुश्मन टेरिटरी के अंदर डीप एसेट्स को टारगेट करने में सक्षम है और अलग अलग स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर स्ट्राइक करने के लिए यह मल्टीपर्पज वॉरहेड को भी कैरी करने में सक्षम होगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2024 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक सुभाष चंद्र वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही के आशुल्य ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक मोहिंदर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि सबसे पहला तेजस फाइटर जेट कौन से वर्ष में भारतीय वायुसेना की सर्विस में कमीशन हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो Squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।